आज हम प्रिडिक्टिव मॉडलिंग और हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का मतलब क्या होता है। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग बेसिकली एक ऐसा मैथमेटिकल प्रोसेस है जो किसी चीज के, फॉर एग्जांपल हाउस के, फ्यूचर आउटकम्स या फ्यूचर इवेंट्स प्रिडिक्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पास्ट बिहेवियर। अब सवाल यह है कि प्रिडिक्टिव मॉडलिंग ऐसा करता कैसे है। देखो, अलग अलग टाइप के डेटास होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल करंट डेटा, हिस्टोरिकल डेटा एक्सेट्रा। तो प्रिडिक्टिव मॉडलिंग ऐसे डेटा को एनालाइज करता है और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है, और इसके मदद से वो ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि किसी भी चीज़ के, फॉर एग्जांपल हाउस के, फ्यूचर इवेंट्स या फ्यूचर आउटकम्स क्या हो सकते हैं। अभी प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। अब हम ये समझते हैं कि हाउस प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल क्या होता है। सबसे पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि अगर तुमने एक घर को कंसिडर किया, मतलब हाउस, मतलब बेसिकली हाउस, घर जिसमें हम रहते हैं, तो अगर तुमने एक हाउस को यानी कि एक घर को कंसिडर किया, तो इस घर के प्राइसेस विद टाइम चेंज होते रहते हैं। मतलब अगर सपोज तुम्हारा घर है, तो आज अगर उस घर का प्राइस एक्स होगा, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद उस घर का प्राइस वाई होने वाला है। मतलब वो प्राइस चेंज होगा, सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए जिस मॉडल के अंदर हम किसी घर के बारे में कुछ डिटेल्स डालेंगे। अब वो डिटेल्स क्या होंगे मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। तो हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए जिस मॉडल के अंदर हम एक घर के बारे में कुछ डिटेल्स डालेंगे, और उस हाउस के बारे में डिटेल्स डालने के बाद वो मॉडल हमें ये प्रिडिक्ट करके देगा कि उस हाउस के प्राइसेस एक्स वाई जेड ईयर्स के बाद, यानी कि एक्स वाई जेड सालों के बाद क्या होंगे। तो ऐसे मॉडल को हम बोलेंगे हाउस प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल। अब ये जो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल है, इस मॉडल से होने भी क्या वाला है। देखो, वैसे तो इस मॉडल के बहुत सारे फायदे हैं, बट मैं तुम लोग को 2 मेजर फायदे बताता हूँ। सबसे पहला फायदा है कि ये जो कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग डेवलपमेंट का जो एरिया है, इसमें जो डेवलपर्स होते हैं, मतलब डेवलपर जो बिल्डिंग या हाउस डेवलप करता है, वो डेवलपर, उस डेवलपर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल की मदद से एक डेवलपर ये समझ पाता है कि एक हाउस का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। और दूसरा फायदा ये है कि जो कस्टमर है, जिसको एक हाउस खरीदना होता है, वो कस्टमर इस मॉडल की मदद से ये समझ पाता है कि एक हाउस को लेने का, मतलब एक हाउस को परचेस करने का सही समय क्या होगा। अब अगर हमें हाउस प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल बनाना है, तो हमें रफली या अप्रोक्सीमेटली कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, उन स्टेप्स को अब हम देखते हैं। अब अगर तुम्हें हाउस प्राइस प्रेडिक्शन मॉडल बनाना है, तो उसके लिए तुम्हें रफली 7 to 8 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। एक एक करके हम इन स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहला स्टेप इज कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर फ्यू फैक्टर्स जो एक हाउस के प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है। अब ये फैक्टर्स कौन से हैं, एंड बाय द वे ये फैक्टर्स हमारा डेटा भी होगा इन लॉट ऑफ वेज। ओके, तो अब ये फैक्टर्स कौन से हैं। एक हाउस का फिजिकल कंडीशन, मतलब वो घर टूटा हुआ तो नहीं है, एक छींक मारोगे और पूरा का पूरा घर टूट जाएगा, ऐसा तो नहीं है। उस हाउस का फिजिकल कंडीशन कैसा है, इज इट वेल, एंड इफ इट इज वेल, हाउ वेल इज इट। फॉर एग्जाम्पल ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, मतलब बेसिकली जो भी तुमने मेजरिंग पैरामीटर सेट किया होगा, उसके बेसिस के ऊपर ये डिसाइड किया जाता है। ये सारी चीजें एक हाउस के फिजिकल कंडीशन में आती है। ठीक है, उसके बाद हाउस का लोकेशन। अगर तुम हाउस प्रॉपर मुंबई एरिया में खरीदोगे, तो उस हाउस का प्राइस बहुत ज्यादा होगा। एंड एट द सेम टाइम अगर तुम एक हाउस किसी गांव में खरीदोगे, तो उस हाउस का प्राइस बहुत कम होगा। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ द हाउस ऑल्सो मैटर्स, इट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द हाउस, राइट। उसके बाद हाउस का साइज, मतलब क्या तुम्हारा हाउस 2 BHK है, क्या तुम्हारा हाउस 3 BHK है, क्या तुम्हारा हाउस 1 RK है, क्या तुम्हारा हाउस 1 BHK है, क्या तुम्हारा हाउस 5556 BHK है, हाउस का साइज। ठीक है, उसके बाद हाउस का एज, तुम्हारे हाउस का एज क्या है, मतलब क्या तुम्हारा घर एक जगह पे 13 साल से है, क्या तुम्हारा घर एक जगह पे 5 साल से है, क्या तुम्हारा घर अभी अभी बना है, क्या तुम्हारा घर एक जगह पे 2 साल से है, XYZ, हाउस का एज एंड वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसे फैक्टर्स, तो बेसिकली ये हमारा डेटा है। तो फर्स्ट स्टेप में हम ऐसे डेटा को
कलेक्ट करते हैं। अब दूसरा स्टेप है क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उस डेटा के अंदर कुछ मिसिंग वैल्यूज होंगे, कुछ आउटलायर्स होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस स्टेप के अंदर हम उन आउटलायर्स को, उन मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करते हैं। अब आउटलायर्स और मिसिंग वैल्यूज क्या होते हैं ये मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया, तो लेट्स नॉट गो इनटू मच डिटेल्स ऑफ व्हाट आर आउटलायर्स एंड व्हाट आर मिसिंग वैल्यूज, राइट। जो तीसरा स्टेप है दैट इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इस स्टेप के अंदर ना हम कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जो कैटेगोरिकल डेटा को एक्सेप्ट नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को ही एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए इस स्टेप के अंदर हम कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि भाई कैटेगोरिकल डेटा और न्यूमेरिकल डेटा का मतलब क्या होता है। देखो ये कैटेगोरिकल डेटा है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये कैटेगोरिकल डेटा है। कैटेगोरिकल डेटा कलर रेड ग्रीन ब्लू, कलर रेड ग्रीन ब्लू, ये कैटेगोरिकल डेटा है। अगर तुम्हें इसको न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, मतलब बेसिकली इस कैटेगोरिकल डेटा का न्यूमेरिकल डेटा में रिप्रेजेंटेशन ये है। देखो कलर रेड ग्रीन ब्लू, अब यहाँ पे पहले सिर्फ रेड है तो इसलिए रेड को 1 और यहाँ पे ग्रीन और ब्लू है ही नहीं तो इसलिए 0 0। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन है तो ग्रीन को 1, रेड और ब्लू है ही नहीं इसलिए 0 0, और यहाँ पे ब्लू है तो इसलिए ब्लू को 1, रेड और ग्रीन नहीं है तो उसको 0 0। तो ये कैटेगोरिकल डेटा हो गया, ये न्यूमेरिकल डेटा हो गया। तो इन दिस वे इस स्टेप के अंदर हम कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। अब जो अगला स्टेप है दैट इज मॉडल सिलेक्शन। जो भी हमें बनाना है उसके लिए जो भी अल्गोरिदम्स, जो भी मॉडल्स की जरूरत होती है उन अल्गोरिदम्स और उन मॉडल्स को इस स्टेप के अंदर हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमें जो बनाना है उसके लिए मान लेते हैं लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम की जरूरत है, डिसीजन ट्री एल्गोरिदम की जरूरत है, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम की जरूरत है, वगैरह वगैरह वगैरह। इन एल्गोरिदम्स और इन मॉडल्स की अगर हमें जरूरत है तो इस स्टेप के अंदर हम इन सारे के सारे एल्गोरिदम्स और इन मॉडल्स को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सेट्रा वर्ड क्यों है, ये वर्ड इसीलिए है क्योंकि ये जो एल्गोरिदम्स और मॉडल्स का हम सिलेक्शन करते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ हमें क्या बनाना है उसके ऊपर करते हैं। मतलब अभी हमें हाउस प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल बनाना है तो उसके हिसाब से ये कुछ एल्गोरिदम्स या ये कुछ मॉडल्स होंगे। अगर हमें कुछ और बनाना है तो ये जो एल्गोरिदम्स और ये जो मॉडल्स है वो चेंज होंगे डिपेंडिंग ऑन कि हमें क्या बनाना है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ये एल्गोरिदम्स, ये मॉडल्स चेंज होते रहते हैं। अब जो अगला स्टेप है दैट इज ट्रेन द मॉडल। जो हमारा मॉडल है उस मॉडल को इस स्टेप के अंदर हम ट्रेन करते हैं विद हेल्प ऑफ ट्रेनिंग डेटा। और इस स्टेप के अंदर ऐसा करके हम ये भी ट्राई करते हैं कि कैसे हम प्रिडिक्शन एरर को कम से कम कर सके। मतलब अगर सपोज अभी हमें हाउस प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल बनाना है तो अगर सपोज हमारे हाउस प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल ने जो चीज प्रिडिक्ट की है किसी हाउस के बारे में वो थोड़ी सी गलत निकली तो ये एक एरर है, तो इसे हम कहते हैं प्रिडिक्शन एरर। तो बेसिकली इस स्टेप के अंदर मॉडल को ट्रेन करके हम इस प्रिडिक्शन एरर को कम से कम करना ट्राई करते हैं। अब जो अगला स्टेप है दैट इज टेस्ट द मॉडल। पिछले स्टेप के अंदर हमने हमारे मॉडल को ट्रेन तो कर लिया बट ये कौन देखेगा कि हमारा मॉडल अच्छे से ट्रेन हुआ है या नहीं, हमारे मॉडल को टेस्ट कौन करेगा। और इसीलिए इस स्टेप के अंदर हम हमारे मॉडल को टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारे मॉडल को हम टेस्ट कैसे करेंगे, हम हमारे मॉडल को टेस्टिंग डेटा की मदद से टेस्ट करते हैं और इस स्टेप के अंदर हम हमारे मॉडल का करते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब जो अगला स्टेप है दैट इज प्रिडिक्शन मेकिंग। हमने हमारे मॉडल को ट्रेन किया, हमने हमारे मॉडल को टेस्ट भी कर लिया। इस स्टेप के अंदर हम हमारे मॉडल को अनसीन डेटा देता है और ये ऑब्जर्व करता है कि हमारा मॉडल क्या प्रिडिक्शंस तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा है, मतलब क्या प्रिडिक्शंस प्रिडिक्ट कर रहा है बेसिकली। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इज वैलिडेशन। देखो इस स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, इस स्टेप के अंदर हम हमारे मॉडल को रियल वर्ल्ड डेटा देते हैं और ये देखते हैं कि क्या हमारा मॉडल सही से परफॉर्म कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें इस स्टेप के अंदर होती है। एंड वन मोर थिंग, अगर तुम एग्जाम के लिए लेक्चर देख रहे हो तो एग्जाम में इन आंसर्स को लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है।
उस तरीके से अगर तुमने आंसर्स लिखे तो ही तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो तुम्हारे मार्क्स की गारंटी मैं नहीं लेने वाला। ठीक है, तो अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए या तो तुम इंटरनेट पे देखो कि इन टॉपिक्स के बारे में क्या क्या लिखा है, और फिर तुम अपना खुद के मतलब खुद का आंसर क्यूरेट करके तुम एग्जाम में लिख सकते हो, या तो अनदर बेस्ट ऑप्शन इज कि तुम हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको ऑलरेडी क्यूरेटेड आंसर्स मिलेंगे, और अगर तुम इन आंसर्स को एग्जाम में लिखोगे तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलना गारंटीड है, राइट। अब हमारे सारे के सारे स्टेप्स हो चुका है। अब जो अगला स्टेप यानी कि जो फाइनल रिजल्ट है वो है आउटपुट। अब आउटपुट का मतलब क्या होता है? आउटपुट का मतलब बेसिकली ये होता है कि हमारा मॉडल अब बन चुका है, तो अभी हमारा मॉडल बनने के बाद हमारा मॉडल क्या आउटपुट दे सकता है, मतलब लोगों की किस तरीके से सेवा कर सकता है। जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था स्टार्टिंग में, इस मॉडल से होगा क्या, तो इस मॉडल से होगा क्या, ये मॉडल क्या करेगा, क्या देगा, तुम्हारी कैसे हेल्प करेगा, क्या आउटपुट तुम्हें मिलेगा इस मॉडल से, ये आउटपुट इसके अंदर आता है। तो ये जो मॉडल है तुम्हारी किस प्रकार से हेल्प कर सकता है या तुम्हें क्या आउटपुट दे सकता है, बेसिकली इस मॉडल के मदद से जो कस्टमर है वो ये देख सकता है कि एक हाउस को परचेस करने का सही टाइम क्या है। दूसरा आउटपुट ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसे ये पता चल सकता है कि एक हाउस के अंदर या एक प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने का सही टाइमिंग क्या है। ये मॉडल किसी भी हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट कर सकता है। एंड स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को बताया था कि अगर ये हमारा मॉडल है तो इस मॉडल के अंदर किसी हाउस के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है, एंड देन दिस मॉडल वुड प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ दैट हाउस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कितने साल के बाद इस हाउस का प्राइस क्या होगा ये प्रिडिक्ट कर सकता है। तो वो कौन सी इन्फॉर्मेशन डालनी है उस हाउस के बारे में हमें, तो वो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मैंने तुम लोग को पहले बोला था डेटा कलेक्शन के स्टेप के अंदर, वो होगी एज ऑफ हाउस, उसके बाद फिजिकल कंडीशन, लोकेशन मतलब घर का लोकेशन, घर का साइज वगैरह वगैरह वगैरह, ये इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है। ठीक है, एंड आउटपुट में और क्या क्या कर सकता है और क्या क्या आउटपुट दे सकता है, इसके बारे में भी मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस मॉडल की मदद से एक डेवलपर ये डिसाइड कर पाता है कि एक घर का या एक हाउस का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ लेक्चर कैसा लगा। प्लेलिस्ट के अंदर इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।